हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम लोग जीएसटी के बारे में चर्चा करेंगे। जीएसटी के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जीएसटी का माने मतलब क्या होता है, जीएसटी किसे लेना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जीएसटी का नंबर कौन सा लेना है, चाहे वो आपका कंपोजिशन हो और आपका नॉर्मल हो। इनमें से कोई भी नंबर अगर हम लोग ले लेते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रख के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, ताकि करके जो भी रिटर्न इसमें लगते हैं आप सही तरीके से रिटर्न को अपलोड कर सके, ताकि किसी तरह का आपको नोटिस ना आए। और जीएसटी आपका किस तरीके से काम करता है, जब इनवॉइस बनाएंगे तो कहाँ पर हमें कौन सा जीएसटी को अप्लाई करना है, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। राइट है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि इसमें आपका 3 वर्ड इसमें इंक्लूड है। सबसे पहला है आपका गुड्स है, जिसे हम लोग हिंदी में माल कहते हैं। इसमें दूसरा आपका सर्विसेज है, जिसे हम लोग सेवाएं कहते हैं। और तीसरा आपका है टैक्स। तो गुड्स किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, कोई भी व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वही उसके लिए माल कहलाता है। बहुत ही सिंपल है ना, यानी कोई भी ट्रेडर हो, कोई भी व्यापारी हो, वो जिस भी वस्तु का वो व्यापार करेगा, मीन्स के वो परचेस करता है, प्रॉफिट लेके उसे सेल कर देता है, तो वही वस्तु, वही आइटम उसके लिए क्या होगा? गुड्स कहलाएगा। जैसे मान के चलो कि कोई कपड़े का कारोबारी है, तो वो क्या करता है भाई, वो रेडीमेड गारमेंट्स को परचेस करता है, उसे सेल करता है, तो रेडीमेड गारमेंट्स क्या होगा? उसके लिए गुड्स कहलाएगा। लेकिन हर कोई माल का व्यापारी तो नहीं होता, बराबर है। तो इसके अलावा आपका दूसरा कैटेगरी क्या होता है? सर्विस। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑनलाइन में टीचिंग भी करता हूँ, मैं किसी को ऑफलाइन पढ़ाता भी हूँ, तो मैं सेवाएं देने का काम करता हूँ। उसी तरीके से आपके डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, आपके एडवोकेट्स हैं, सीए हैं, ये लोग क्या करते हैं? सर्विस देने का काम करते हैं। तो वो लोग क्या है? प्रोफेशन में है, राइट। तो उसमें आपका सर्विस भी आ गया। और दूसरा आपका टैक्स। और आपको पता है कि टैक्स किसे कहते हैं? कि टैक्स वो अमाउंट होता है जो कि सरकार जनता से प्लस कंपनी से वसूल करती है। तो वो कैसे वसूल करती है? यही टैक्स को लगा करके वसूल करती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब हम लोग इसके और आगे चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स से क्यों कहा जाता है? तो आपको पता है कि जीएसटी इंडिया में कब लागू हुआ था? इस डेट को जरूर याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी क्या हुआ था? पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया था। लेकिन इससे पहले क्या क्या हुआ करता था, इस पर हम लोग पहले नजर डाल देते हैं, तो आपको आंसर वहीं पर मिल जाएगा कि जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स से क्यों कहते हैं। देखिए, जीएसटी से पहले का इतिहास अगर आप देखेंगे तो जीएसटी से पहले आपका क्या था? वैट था, जिसे हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। दूसरा आपका सीएसटी था, जिसे कहते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। एंट्री टैक्स एक हुआ करता था आपका सर्विस टैक्स, जो कि सर्विस यानी कि सेवाएं देने का काम करते थे, उस पे क्या लगता था? आपका सर्विस टैक्स। गुड्स पे क्या लगता था? वैट प्लस सीएसटी और प्लस एंट्री टैक्स। एक होता है एंटरटेनमेंट टैक्स यानी कि मनोरंजन टैक्स। एक होता आपका एक्साइज ड्यूटी, और ये एक्साइज ड्यूटी किस पे आपका लगाया जाता था? जो कि प्रोडक्शन का जहाँ पे काम होता है। और एक होता है आपका लग्जरी टैक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपका जीएसटी से पहले का इतिहास है। जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था तो जितने भी तरह के नेचर के आपके वर्क हो रहे हैं, उतने ही नेचर के आपके यहाँ पर टैक्स भी दिए हुए हैं। लेकिन ये सारा का सारा आपका क्या हुआ? जीएसटी में जाकर के मर्ज हो गया। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? वन नेशन वन टैक्स कहते हैं। अब हमें इन सारे चीज़ों के बारे में जानना नहीं है, केवल और केवल जीएसटी के बारे में जानना है। लेकिन कुछ ऐसा जो कि आइटम है जिसे कि जीएसटी से बाहर रखा गया है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? नॉन जीएसटी, हम लोग उसे गुड्स कहते हैं, राइट। तो उस पर आपका अभी भी ये आपका वैट, सीएसटी और आपका एक्साइज ड्यूटी लागू होता है। जैसे कि आपका पेट्रोल है, डीजल है,
है ना। इस पे आपका क्या लागू होता है, वैट, सीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी। लेकिन जिसे जीएसटी में शामिल कर लिया गया है उसके ऊपर अब इसमें से कोई भी टैक्स उस पर लागू नहीं होगा। अगर लागू होगा तो केवल और केवल जीएसटी। दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि मैं ऑनलाइन जीएसटी का, टीडीएस का और पूरा अकाउंटेंसी का और टैली प्राइम का मैं कोर्स भी कराता हूं। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका टीडीएस का पूरा कंप्लीट कोर्स है, यहाँ पर आपका जीएसटी का कोर्स जो कि आने वाला है ये 12 दिसंबर 2022 से आपका शुरू होने जा रहा है। और ये मेरा लाइव क्लास जो कि पूरा अकाउंटेंसी का ये चल रहा है। आप इसमें से किसी में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप टीडीएस में पूरा हर तरह का काम सीखना चाहते हो, चाहे वो आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड हो, आप इसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप टीडीएस के कोर्स को बाय कर सकते हो। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सिंपल वे में इसे विजिट कर सकते हो। अगर हम इसे स्ट्रक्चर के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए आपका चाहे वैट हो, सीएसटी हो, एंटरटेनमेंट टैक्स हो, आपका एंट्री टैक्स हो, सर्विस टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो या फिर आपका लग्जरी टैक्स हो, सारा का सारा क्या हो गया है, जीएसटी में आपका जाके मर्ज हो गया है। इसलिए हम लोग इसे वन नेशन वन टैक्स कहते हैं। चलिए यहाँ तक तो समझ में आता है कि जीएसटी से पहले क्या था। अब हमें जीएसटी पर ही फोकस करना है क्योंकि सब पे आपका जीएसटी ही लागू होने वाला है। अब अगर कोई व्यापारी है या आपके पास से कोई क्लाइंट आता है तो फिर आपको उसे बताना पड़ेगा कि भाई जीएसटी नंबर लेने की लिमिट क्या है, राइट। तो कौन सा नंबर आपको लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या है, जीएसटी के नियमानुसार जीएसटी नंबर लेने के लिए अपने टर्नओवर से पहले आपको अपने राज्य को देखना होगा कि किस राज्य में रह रहे हो या व्यापार करना चाहते हो या फिर कर रहे हो। यानी जीएसटी नंबर लेने की जो लिमिट है वो तो है ही, आपका जो भी टर्नओवर है उस पर तो आपको ध्यान देना ही है। दूसरा क्या कि जीएसटी ने दो भागों में पूरे इंडिया में जितने भी जो स्टेट होते हैं उसे बांट दिया गया है। तो वो पहले स्टेट कौन कौन से हैं और उसका क्या लिमिट है वो हम लोग अब देखते हैं। देखिए पूरे राज्यों को दो भागों में बांट दिया गया। पहला क्या है, नॉर्मल कैटेगरी। नॉर्मल कैटेगरी इसमें क्या आता है, अगर किसी व्यापारी का टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष में, पिछले वित्तीय वर्ष का माने क्या होता है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अभी क्या अगर हम बात करें, अभी हमारा चल रहा 22-23, तो पुराना वाला आपका क्या हो गया, 21-22 हो गया, राइट। तो आपको देखना है कि उस समय में आपका जो टोटल टर्नओवर, और टर्नओवर का माने होता है आपका सेल, है ना, आपका सेल होता है। तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है कि 40 लाख से अगर अधिक हो जाता है तो ऐसे व्यापारी को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। और इसका जो इफेक्टिव डेट है वो आपका 1 अप्रैल 2019 है, ठीक है। इसके अंतर्गत कई सारे राज्य आते हैं जो कि यहाँ पर नीचे मेंशन किए गए हैं। ये किसके लिए दिया हुआ है, अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, लेकिन अगर इसी राज्य में से कोई सर्विस प्रोवाइडर वाला है, कोई अगर सर्विस देने का काम करता है तो फिर जो उसका जो टर्नओवर है वो 20 लाख होगा। कितना होगा, 20 लाख होगा। ट्रेडिंग कंपनी के लिए आपका 40 लाख है यानी कि 40 लाख है। और अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और इन सारे स्टेट से अगर वो बिलोंग करता है जो कि नॉर्मल कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है, उसका 20 लाख का ही लिमिट माना जाएगा। तो बहुत ही क्लियर है, ये हो गया आपका नॉर्मल कैटेगरी। अब दूसरा आपका क्या होता है, स्पेशल कैटेगरी, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी में देख लो यहाँ पर इतने तरह के स्टेट का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब इसका देखिए लिमिट क्या बोलता है, अगर किसी व्यापारी यानी कि जो ट्रेड करता है उसका टर्नओवर पिछले वर्ष में, यानी कि उसका लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर गया है, राइट, जिसे हम लोग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, उसका जो लिमिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उसका टर्नओवर का 20 लाख। यानी कि जो नॉर्मल कैटेगरी था अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसका 40 लाख है, बराबर है, इसका जस्ट उसका हाफ हो गया, 20 लाख हो गया। अगर 20 लाख से अधिक है तो ऐसे व्यापारी को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। और अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो यहाँ भी देखो इसका कितना हो गया, 10 लाख हो गया। और बाकी जो इफेक्टिव डेट है उसका 1 अप्रैल 2019 से ही इसका हो चुका है, राइट। तो अगर आपको नंबर लेना है तो ये आपका इसका लिमिट दिया हुआ है। पहले आप अपनी स्टेट को देखें, उसके बाद अपने टर्नओवर को देखें, क्या अगर टच हो गया है तो लेना कंपलसरी हो जाता है। यहां तक अगर बात आप लोगों को समझ में आ चुकी हो तो इसका जो नेक्स्ट जो लेवल होता है कि भाई हम जीएसटी नंबर कौन सा लें।
चाहे वो आपका नॉर्मल स्कीम का हो या फिर आपका कंपोजिशन हो, राइट। तो इसमें से कौन सा नंबर आप ले सकते हो। अब ये जानना है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है, राइट। सबसे पहले हम लोग कंपोजिशन स्कीम की बात करते हैं। इसका रूल क्या बोलता है अंडर जीएसटी। यह स्कीम हालांकि छोटे व्यापारी के लिए है। गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम लाया वो छोटे व्यापारियों के लिए लाया है, राइट। इसे लेने से पहले कुछ नियम कानून को समझना इंपॉर्टेंट है, राइट ना। तो इसको क्या है कि दो हिस्सों में विभाजित किया गया, बांटा गया है। दो हिस्से का मतलब क्या होता है, एक तो इसमें आपका हो जाएगा ट्रेडिंग कंपनी और दूसरा इसमें आपका हो जाएगा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, राइट। तो पहले हम लोग समझते हैं कंपोजिशन स्कीम फॉर ट्रेडिंग कंपनी। जो व्यापारी, आप जानते हैं कि ट्रेडिंग कंपनी किसे कहते हैं, जो कि माल का व्यापार करता है, उसे ही ट्रेडिंग कंपनी कहा जाता है या उसके श्रेणी में रखा जाता है। अब ये व्यापारी अगर ये स्कीम लेना चाहता है तो इस व्यापारी को दो नियम का पालन करना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है, अगर ये स्कीम लेना चाहता है तो उसे दो नियम को पूरा करना इंपॉर्टेंट है। तो पहला नियम क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल है। पहला नियम क्या बोलता है कि व्यापारी का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो लास्ट का जो फाइनेंशियल ईयर गया है, यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसमें उसका जो टोटल सेल है यानी कि टर्नओवर है 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। और अगर नया व्यापारी है यानी कि अभी चल ही रहा है, इसी फाइनेंशियल ईयर में स्टैब्लिश हुआ है, तो उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखना। और दूसरा नियम क्या बोलता है कि यह व्यापारी अपने राज्य से दूसरे राज्य में माल को सप्लाई नहीं कर सकता। यानी व्यापारी दूसरे राज्य से माल तो खरीद सकता है लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। जैसे कि मान के चलो कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप दिल्ली में ही व्यापार करना चाहते हो, राइट। तो दिल्ली में रह करके आप यूपी में माल सप्लाई नहीं कर सकते, बिहार में माल सप्लाई नहीं कर सकते। परचेज तो कर सकते हो लेकिन आप सप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ये दो नियम का पालन कर लेते हो, या वो व्यापारी जो कि ये नंबर लेना चाहता है, तभी उसे ये नंबर मिलेगा, अदरवाइज ये नंबर उसे नहीं मिल सकता। अब सपोज करो कि अगर ये इसे फुलफिल कर लेता है तो उसे कौन कौन से नियम का पालन करना पड़ेगा, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले हम लोग जो कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उसके भी नियम को जान लेते हैं। जो कंपनी सेवा सर्विस देने का काम करती है उसे सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कहा जाता है, ये आप लोग जानते ही हैं। यदि इस तरह की कंपनी का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख, देखिए कितना है, मात्र 50 लाख है, यानी उससे कम है, ठीक, तो वो ये स्कीम ले सकता है। तो साफ क्या पता चला कि ट्रेडिंग कंपनी के लिए कितना होना चाहिए, 1.5 करोड़ से कम, और जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उसका कितना होना चाहिए, 50 लाख से कम। और जो दो कंडीशन है इस पर भी लागू होगा कि ये भी इंटर स्टेट जो सप्लाई होता है यानी कि अपने राज्य से दूसरे राज्य को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। कंपोजिशन स्कीम लेने के बाद कंपनी के ऊपर कुछ नियम भी लागू होते हैं जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला क्या है, नो आईटीसी अवेलेबल। इसका क्या मतलब होता है कि इस तरह के व्यापारी को इनपुट टैक्स का क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है। यानी जब ये व्यापारी माल या सेवा के क्रय के अगेंस्ट में जो जीएसटी पे करेगा उसका इनपुट इसे प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है कि सपोज आपका 100 रुपीज का माल है, इससे 5% का जीएसटी लगा तो टोटल कितना हो गया, 105। ये जो 5 रुपया ये जो पे करता है ना, ये इसे इनपुट का क्रेडिट उसे नहीं मिलेगा, यानी ये वो पैसा उसका रिवर्स नहीं होता है, इसका वो टोटल आपका लागत में चला जाता है। ये तो पहला हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि नो जीएसटी चार्ज। इस तरह का व्यापारी माल या सेवा का विक्रय करते समय ग्राहक से जीएसटी वसूल नहीं कर सकता। यानी कि अब मान के चलो कि इसने इसी माल को परचेज किया, राइट, अब वो इसी माल को सेल करेगा, उसने अपने प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो इसका टोटल कितना हो गया, 120। अगर वो इसको माल को सेल करता है किसी भी कस्टमर को तो वो इसमें 5% का जीएसटी चार्ज नहीं कर पाएगा। नियमानुसार ये जो सेल करेगा विदाउट जीएसटी, जबकि इसके पास नंबर तो है लेकिन कौन सा नंबर है, कंपोजिशन स्कीम का नंबर है, तो वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, राइट। तो इससे साफ क्या पता चलता है कि इसमें ना ही इनपुट है और ना ही आउटपुट है, राइट।
अब देखिए तीसरा आपका क्या आता है, ऐसे व्यापारी के पक्के बिल पर कंपोजिशन स्कीम लिखा होना चाहिए ताकि दूसरे डीलर को पता चल सके। नियम ये कहता है अगर कोई कंपोजिट डीलर है तो उसको चाहिए कि वो अपने इनवॉइस के ऊपर कहीं पर ये छपवा दे कि ये कंपोजिशन स्कीम का इनवॉइस है, तो सामने वाले को क्या होगा, पता चल जाएगा बिल देखने से ही कि ये कंपोजिशन स्कीम वाला व्यापारी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला क्या हो जाता है कि ठीक ना इसे यहाँ पर आरटीसी मिल रहा है और ना ही ये कस्टमर से जीएसटी को वसूल कर पा रहा है, राइट, लेकिन फिर भी उसे अपने पॉकेट से टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि इसमें ना ही इनपुट है ना ही आउटपुट है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है, चलो तुम तो छोटे व्यापारी हो, हम नहीं चाहते हैं कि तुम इतने झोल झाल में पड़ो, तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़े, हमें तुम्हारे हर एक बिल का हिसाब भी नहीं लेना है। गवर्नमेंट ये इसे छूट देती है कि आपको हम इतना छूट देते हैं कि आप हमें हर एक बिल का हिसाब मत दो। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई देखो ऐसा है कि आपको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कैसे टैक्स पे करना है, अब देखिए इसका टैक्स का क्या रूल है। फॉर ट्रेडिंग कंपनी अपने क्वार्टरली के कुल विक्रय का 1% वो क्या करेगी, टैक्स को पे करेगी। और आपको पता है कि एक क्वार्टर में कितना महीना होता है, 3 महीना। तो फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है, अप्रैल टू जून। तो अप्रैल टू जून के बीच में इसका जो भी सेल है, सपोज करो अप्रैल में इसका 10,000 का सेल है, उसके बाद आपका मई आता है 50,000 का उसका टोटल सेल हुआ, मैंने टोटल को जोड़ दिया है। उसके बाद जून आता है, इसमें उसका 25,000 का सेल है, राइट। अब तीनों को जोड़ दो तो जो भी यहां पर फिगर आ रहा है उसका वो क्या करेगा, 1% गवर्नमेंट को उसका टैक्स पे करेगा। कौन, कंपोजिशन होल्डर, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या है, फॉर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी अपने तिमाही का क्या करेगा, वो 6%। अब अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है तो अपने सेल का वो कितना, 6% वो जीएसटी को पे करेगा। आपका हाफ एस जीएसटी में चला जाएगा और हाफ सी जीएसटी में चला जाएगा। उसके बाद फॉर रेस्टोरेंट तो है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने कुल विक्रय का, कुल टोटल सेल का जो कि उस क्वार्टर में सेल हुआ है उसका 5% उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। और इसके लिए जो रिटर्न का जो फॉर्म होता है वो क्वार्टरली वे में ही फाइल किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं CMP-08। यानी कि जो कंपोजिशन वाला होल्डर रहेगा उसे प्रत्येक क्वार्टर ये जो टैक्स पे करेगा ना, तो उसके लिए एक फॉर्म को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि ऑनलाइन आपका फाइल किया जाता है और उस फॉर्म का नाम है CMP-08। तो ये क्वार्टरली वे में फाइल होगा और प्लस ये जो कंपोजिशन स्कीम का जो होल्डर है वो क्या करेगा, एनुअल रिटर्न जो कि होता है, एनुअल जो रिटर्न होता है उसे भी फाइल करना पड़ेगा जिसका कि नाम है GSTR 9A। ये भी उसे फाइल करना कंपलसरी है। यानी CMP-08 आपका पूरे साल में 4 क्वार्टर होता है, ये भी फाइल करेगा और एनुअल रिटर्न भी वो फाइल करेगा। अब उसके बाद आता है नॉर्मल स्कीम। आपको पता है कि जो कि कंपोजिट होल्डर नहीं होते हैं वो बाय डिफॉल्ट किस में चले जाते हैं, रेगुलर स्कीम में, जिसे हम लोग नॉर्मल स्कीम भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत क्या है कि काफ़ी सारे नियम कानून होते हैं जो कि समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान ये रहे कि नॉर्मल स्कीम कौन लेगा, जो कि कंपोजिशन में नहीं जाना चाहता है, वो बाय डिफॉल्ट जो आता है वो आपका नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें क्या क्या नियम कानून है, अब देखिए। नॉर्मल स्कीम यानी कि रेगुलर के अंतर्गत व्यापारी माल या सेवा का क्रय पर जो जीएसटी पे करता है उसे उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट प्राप्त हो जाता है। यानी कि नॉर्मल स्कीम का मतलब क्या हो गया, ये व्यापारी जो भी टैक्स पे करेगा उसे उसका आईटीसी मिल जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी इंट्रा स्टेट प्लस इंटर स्टेट जहां कहीं भी हो वो माल बेच सकता है, ये एक्सपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन कंपोजिट में क्या था कि ना ही वो दूसरे राज्य को सेल कर सकता है, जब वो दूसरे राज्य को सेल नहीं कर पाएगा तो वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल कैटेगरी के अंतर्गत है वो जहां चाहे वो माल को सेल कर सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत माल या सेवा के विक्रय करने पर ग्राहक से जीएसटी वसूल कर सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें इनपुट भी है, इसमें आउटपुट भी है और इसका फॉर्मूला क्या बोलता है ये ऑलवेज आपको याद रखना पड़ेगा, आउटपुट माइनस इनपुट।
इक्वल टू जीएसटी पेबल। ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है, यानी कि जो आउटपुट जो होता है ये टैक्स की लायबिलिटी होती है, ये आपका गवर्नमेंट का पैसा होता है, राइट। जो टैक्स की वसूली हम लोग जो करते हैं ना, कस्टमर से जो भी माल सेल करते हैं या सर्विस देते हैं, तो हम लोग क्या लगाते हैं, उसके ऊपर जीएसटी लगाते हैं। तो जीएसटी हमारा पैसा नहीं है, जीएसटी गवर्नमेंट का पैसा है। ये सारा का सारा पैसा जो होगा, इसका जो मेन मालिक है भाई वो गवर्नमेंट है, हमें उसे पे करना है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है, माइनस इनपुट, इनपुट को घटा करके। हमने भी तो टैक्स पे किया है ना, तो हम क्या करेंगे, उसमें से लेस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी को हर एक बिल का हिसाब गवर्नमेंट को देना होता है। अब अगर रिटर्न की बात करें, अगर आप नॉर्मल स्कीम का नंबर लिए हुए या आपका क्लाइंट अगर लिए हुआ है, तो इसको GSTR1 फाइल करना कंपलसरी है, GSTR3 भी कंपलसरी है, और GSTR9 यहाँ पर इसका ऑप्शनल है। इसके लिमिट को देख करके ये देखा जाता है कि GSTR9 फाइल करना है या फिर नहीं करना, लेकिन GSTR1 और GSTR3 भी को अपलोड करना कंपलसरी है। इसके कुछ और भी रिटर्न होते हैं, जैसे कि आपका होता है GSTR2A होता है, उसके बाद GSTR2B होता है। ये भी इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ITC क्लेम करना है तो ये आपको देखना पड़ेगा, जिससे भी आपने माल परचेज किया है, अगर उसका इफेक्ट आपके 2A+2B पे नहीं पड़ता है तो आप ITC को क्लेम नहीं कर सकते। अगर मोटे तौर पे ये सारा नियम कानून आपको यहाँ तक समझ में आ गया, अब जैसे कि GST नंबर हमने ले लिया, तो GST नंबर का फॉर्मेट देखिए कैसा हो सकता है, ऐसा ही होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है याद रखिएगा, GSTIN का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। पहला जो होगा वो आपका स्टेट कोड होगा, बाकी आपके कंपनी का जो भी पैन कार्ड है वो पूरा पैन कार्ड रहेगा, प्लस ये आपका 3 डिजिट आपका ऑटोमेटिक कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। ये इस तरह का आपका फॉर्मेट रहेगा, जो कि टोटल आपका डिजिट्स होता है वो आपका 15 होता है। तो पहला जो होता है वो आपका स्टेट कोड होता है, जैसे कि 10 आपका बिहार का है, 07 आपका दिल्ली का है। इसी तरीके से आपका जो स्टेट रहेगा पहला आपका स्टेट कोड ही रहेगा, राइट। जैसे कि नॉर्मल स्कीम का नंबर ले लिया, हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग समझते हैं कि जीएसटी कितने तरह का होता है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भैया देखो जीएसटी जो होता है वो 3 तरह का होता है, राइट। एक पहला होता है आपका SGST, दूसरा होता है CGST और तीसरा होता है IGST। तो ये 3 तरह का जो जीएसटी होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये एस से क्या होता है, स्टेट जीएसटी हो गया, सी से आपका सेंट्रल जीएसटी हो गया, और आई से आपका क्या हो गया, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये जो आपका होता है ना स्टेट जीएसटी और आपका सी जीएसटी, याद रखिएगा ये दोनों जुड़वा है, जहां कहीं भी लगेगा वो आपका एक साथ ही लगेगा। तो यहाँ पर देखो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा इंट्रा स्टेट, मैंने यहाँ पर मेंशन किया, यानी अपने ही राज्य के अंतर्गत जो कि लेन देन होता है, चाहे वो परचेज हो चाहे वो सेल हो, हम लोग उसे क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। और एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप व्यापार करोगे उससे हम लोग क्या कहते हैं, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। अगर माल खरीदते हैं तो वह इंटर स्टेट परचेज कहलाएगा, और अगर दूसरे राज्य को हम सेल करते हैं तो वो इंटर स्टेट सेल कहलाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपने ही राज्य के अंतर्गत कोई सामान परचेज करते हो या सेल करते हो तो उस पर क्या लगेगा, SGST और CGST लगेगा। और एक राज्य से दूसरे राज्य को माल सेल करते हो या आप माल परचेज करते हो तो उस पर क्या लगेगा, IGST लगेगा। बहुत ही सिंपल है। तो SGST CGST कैसे लगता है, सपोज 12% का कोई आपका टैक्स का रेट है, आपने कोई सामान परचेज किया लोकल में ही, तो क्या होगा, 6% आपका SGST में चला जाएगा और 6% आपका CGST में चला जाएगा, यानी कि वो हाफ हाफ बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि 12% तब तो 24% हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, जो आपका जीएसटी का रेट है जैसे कि 12% है तो हाफ चला जाएगा आपका SGST में और हाफ चला जाएगा CGST में। तो ये किसके लिए है, अपने ही राज्य के अंतर्गत जो भी आप माल परचेस करोगे या सेल करोगे तो बिल पे क्या रहेगा, SGST एंड CGST। लेकिन जब यही माल 12% वाला हम अगर दूसरे राज्य को सेल करेंगे तो उस पर क्या लगाएंगे, IGST लगाएंगे, और टोटल उस पर 12% ही वहां पे चार्ज किया जाएगा, चाहे आप माल खरीदो या फिर बेचो।
मिसाल के तौर पे जैसे कि आपका देखिए आपका SGST, जिसे हम लोग क्या कहते हैं UTGST भी एक आपका होता है, जिसका माने मतलब होता है यूनियन टेरिटरी GST। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो बिलिंग कैसे हो रहा है, मैं लोकल में ही मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिलिंग कर रहा हूँ, राइट। जैसे कि हम लोग इंट्रा स्टेट परचेज या सेल कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान के चलो कि माल का जो वैल्यू है वो कितना आपका 100 रुपीज़ है, उससे 5% का GST का चार्ज किया जाना है। तो क्या हुआ देखो, हाफा बढ़ गया ना, 2.5% चला गया SGST में और 2.5% चला गया CGST में। तो इस पे जो निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, आपका ये जो अमाउंट हुआ। और याद रखिएगा जिस अमाउंट पे टैक्स को चार्ज किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, हम लोग उसे क्या कहते हैं, टैक्सेबल अमाउंट कहते हैं। ये भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कि इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बिल में हम इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 105। ये कहाँ के लिए हम लोगों ने बिलिंग किया है, अपने लोकल के लिए, अपने ही राज्य के लिए। तो यहाँ पर आप देखो वही आपका टैक्सेबल आपका जो अमाउंट है वो आपका कितना है, 100 रुपीज़ है। उस पर कितना लग रहा है, 5% का IGST, कितना हो गया, 105। तो इस तरीके से बिल पे इंडिकेट करना पड़ता है। बिल को देखने से ही पता चल जाएगा कि इस पे कौन सा GST लगा है और ये कहाँ से बिलोंग करता है। अगर वहाँ पर IGST लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे ये इंटर स्टेट वाला परचेज या सेल है, और SGST या CGST लगा हुआ है तो हम ये समझ जाएंगे कि ये हमारा लोकल बिल है। अब देखिए, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका GST कैसे काम करता है। तो यहाँ बहुत ही सिंपल वे में मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है। मान के चलो कि आप कोई माल को परचेस करते हो जिसका का वैल्यू आपका कितना है, आपका 100 रुपीज़ है, राइट। यहाँ पर मैंने GST को मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया है। अगर आपका लोकल रहेगा, जैसे कि मैंने कहा कि उसमें SGST एंड CGST आपका हाफा बढ़ जाएगा, और अगर आपका इंटर स्टेट वाला परचेज रहेगा तो उसमें आपका IGST इंडिकेट रहेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर केवल GST को मैंने यहाँ पर लिया समझाने के लिए कि देखो GST किस तरीके से काम करता है और आपको किस तरीके से GST को कैलकुलेट करना है, राइट। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 रुपया मैंने GST को पे कर दिया, तो टोटल जो हमारा बिल वैल्यू होता है वो 105 होता है। तो देखिए ये जो 5 रुपया हमने जो पे किया है, ये मेरा पैसा डूबता नहीं है। अगर कंपोजिशन वाला अगर आप रहते तो आपका टोटल जो लागत होता वो 105 हो जाता। ये 5 रुपया आपका कहीं दिखेगा नहीं, राइट। वो सरकारी खजाने में तो जाएगा लेकिन वो पैसा आपको रिवर्स नहीं होगा, अगर चेके आपने कंपोजिशन का नंबर लिया है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल स्कीम का नंबर लिया है तो ये पैसा आपका रिवर्स होने वाला है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग इनपुट टैक्स कहते हैं, राइट। अब आइए, अब हमें क्या करना है, इसकी कॉस्टिंग करना है। क्योंकि कोई भी सामान को अगर मार्केट में आपको सेल करना है तो आपको उसका मोटे तौर पे कॉस्टिंग करना पड़ेगा। आखिर हम कितना प्रॉफिट इसमें ऐड करें कि सारा खर्चा पे निकल जाए और हमारी कंपनी, हमारी फर्म प्रॉफिटेबल भी रहे। तो यहाँ पर देखो, जबकि ये 5 रुपये मेरा डूबा तो नहीं है, ये मेरा सरकारी खजाने में जमा है। और इनपुट टैक्स जो होता है, याद रखिएगा, ये मेरा करंट एसेट्स है। ये पैसा सरकारी खजाने में मेरा ही जमा है। तो ये मेरा जो इनपुट टैक्स होता है हम उसे करंट एसेट्स कहते हैं, राइट। अब क्या करेंगे, जब लागत को हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसमें से 5 रुपया को लेस कर देंगे जो GST पे किया, क्योंकि वो कॉस्टिंग का तो हिस्सा नहीं बनेगा ना, बराबर है। तो अब यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ परचेज मेरा 100 बन गया। अब इसमें से जो भी आपका दुकान का खर्चा है, आप सैलरी वगैरह देते हो, अब उस तरीके से कैलकुलेट कर लो कि आप कितना लागत इसमें ऐड करोगे। तो मैंने क्या किया, मोटे तौर पर मैंने प्रॉफिट में ही वो सब कुछ जोड़ दिया है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें 30 रुपये में प्रॉफिट को मैं ऐड कर देता हूँ। तो टोटल जो मेरा हो गया 130 हो गया, राइट। तो अब जो हम जो माल सेल कर रहे हैं 130 रुपये में, तो फिर गवर्नमेंट कहेगी ना मेरा 5% का शेयर कहाँ गया, क्योंकि जो टैक्स का जो रेट है, जिस सामान का हम लोग लागत निकाल रहे हैं उस पर 5% लगता है, तो गवर्नमेंट को हम उसका शेयर देंगे ना, ये तो कंपलसरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम उस पे यानी कि 130 पे 5% GST को निकालेंगे, क्योंकि ये कस्टमर से हमें वसूल करना है, राइट। तो कोई भी व्यापारी अपने घर से टैक्स को पे नहीं करता है, जो कि मेन जो उपभोक्ता होता है फाइनली उसे ही टैक्स को पे करना होता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है कि यहाँ पर जब निकालते हैं 130 का 5% तो आपका 6 रुपया 50 पैसे निकलता है। तो फाइनली हमने माल को कितने बेचा, 136.50 में। तो ये जो 6.50 जो पैसा है ये किसका है भाई, ये हमारा तो नहीं है,
मुझे जो प्रॉफिट लेना था मैंने 30 रुपये का प्रॉफिट ले लिया। तो ये जो आपका 6 रुपये 50 पैसा ये गवर्नमेंट का पैसा है और ये हम पर लायबिलिटी है, क्योंकि हमने तो वसूल कर लिया कस्टमर से, लेकिन गवर्नमेंट को पे किया क्या? अभी तक तो नहीं किया है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स कहते हैं, यानी कि आउटपुट जीएसटी। ठीक है। और ये जो होता है हम पर लायबिलिटी है, याद रखिएगा, ये जो होता है कंपनी के ऊपर लायबिलिटी होता है, यही हमें पे करना होता है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट माइनस इनपुट। क्या होता है? आउटपुट माइनस इनपुट होता है इक्वल टू पेबल, यानी कि जो भी इसको घटाने के बाद निकलेगा वही आपको जीएसटी पे करना है। तो आप जो जीएसटी को कैलकुलेट करोगे आपको इसी तरीके से देखना है कि आपका आउटपुट ज़्यादा बन रहा है या फिर इनपुट ज़्यादा बन रहा है। अभी फिलहाल इस एग्जांपल में देखें तो मेरा आउटपुट बन रहा है 6 रुपये 50 पैसा, राइट, और इनपुट जो बन रहा है वो मात्र 5 रुपया बन रहा है। तो हम इसे जब लेस करते हैं तो 1 रुपया 50 पैसा हमारे ऊपर लायबिलिटी निकलती है। इसका माने ये हुआ कि गवर्नमेंट को हमें और जो बैलेंस फिगर जो पे करना है वो 1 रुपया 50 पैसा ही पे करना है, ना करके हम ये टोटल पैसा हम पे कर दें। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि इसलिए कि हमने तो ऑलरेडी 5 रुपया परचेज के अगेंस्ट में पे कर ही दिया है। वो पैसा मेरा इनपुट टैक्स है, वो तो सरकारी खजाने में जमा है ही, वो मेरा करंट एसेट्स है। और अगर फार्मूले की बात करें तो आउटपुट माइनस इनपुट है, हम घटा करके गवर्नमेंट को ही टैक्स पे करेंगे, जो कि हमारा जीएसटी का रूल बोलता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको जीएसटी के बारे में अच्छी खासी जानकारी आपको मिल गई होगी। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप जीएसटी प्लस टीडीएस और टैली प्राइम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इसमें आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।